गुड इवनिंग स्टूडेंट। संस्कृत शिक्षण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ आप केवल चैनल के नाम पे न जाएं, इसे नाम दिया है क्योंकि संस्कृत मेरा रहा है फर्स्ट पीजी का, वो वैसे 2-3 सब्जेक्ट से है, तो इस पर कई सारी वीडियो हमारी आएंगी। हिंदी के भी आएंगे, साइकोलॉजी के भी आएंगे और संस्कृत तो है ही, तो इसलिए आप इस पर न जाएं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। बीएड में भी है एक 3rd यूनिट, ध्वनियों का सामान्य व तार्किक वर्गीकरण। उसके साथ साथ ये रीट में भी आता है, सीटेट में भी आता है। जितनी भी आपकी कोई भी एग्जाम होती हैं उनमें जहां हिंदी का मैटर आता है, इसमें से सारा कुछ आता है। बहुत ही काम का है ये टॉपिक, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और बहुत सीधा है। अगर आप इसे 1-2 बार लगातार देखोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। सामान्य वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो उसमें हमने ध्वनियों की जो बात की थी, उसमें केवल हमने देखा उसकी मात्रा, उनका जो है ध्वनियों की संख्या, उनकी परिभाषाएं, ध्वनियों के वर्गीकरण, जैसे स्वरों के कितने भेद हैं, व्यंजनों के कितने भेद हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, ये सारी बातें वहां हमने पढ़ी। अब अगर हम बात करते हैं तार्किक वर्गीकरण की, तो तार्किक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तार्किक का मतलब तर्क के आधार पर ये ध्वनियां ऐसी हैं जिन्हें हम बोल करके प्रमाणित कर सकते हैं कि इसका स्थान ये है। तो पहला वर्गीकरण हमारा आएगा उच्चारण स्थान के आधार पर। इसके बाद हमारा आएगा, जैसे मान लीजिए कई बार प्रयत्न के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर, इसके अलावा मुख व जिह्वा की स्थिति के आधार पर भी हम वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर इसके 9 भेद किए गए हैं। कितने? 9। संस्कृत में 10 मान है, लेकिन हम हिंदी में या अन्य कंपटीशन के स्तर से देखेंगे तो इसके कितने भेद मान है? 9 माने जाएंगे। पहला इसमें भेद आता है कंठवर्ण। कंठवर्ण, अब यहाँ हमें ये देखना है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है, इनको जब हम बोलते हैं तो जो ध्वनि जिस स्थान से निस्सरित हो रही है, निकल रही है या उच्चारित हो रही है, उसी के आधार पर इसका नाम हमने उच्चारण स्थान रखा है। तो सबसे पहला जो हमारा, वैसे हम याद रखने के लिए मैंने कोशिश किया आपको इन्हें क्रम से जमाया है, जिसमें हमारा 1 से लेकर 6 तक तो अलग उसमें है। नीचे जो 3 आएंगे इनमें 2-2 उच्चारण स्थान आएंगे एक साथ। तो पहला जैसे हम चलते हैं कंठ से ही चलते हैं, उसके बाद तालु पे आएंगे, फिर मूर्धा पे आएंगे, फिर दंत पे, उसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ है इसके बाद नासिक के कंठ, तालव्य कंठ, ओष्ठ और दंतोष्ठ। तो पहला है हमारा कंठवर्ण। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, कंठवर्ण का मतलब ये ध्वनियां कहाँ से उच्चारित होती होंगी? कंठ से। तो सीधे से उसमें आपको एक बार सुनते ही याद हो जाएगा। अब हमें देखना है, इनके मैं आपको सूत्र भी बताऊंगी जो संस्कृत में दिए रहते हैं, तो आप उन सूत्रों को याद कर लोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और आप कभी भूलोगे भी नहीं अगर आप ध्यान से सीखोगे तो आते हैं हम कंठवर्ण पर। कंठवर्ण की अगर बात करें हम, तो इसमें सबसे पहले आएगा कै वर्ग। ये ध्वनियां कहाँ से उच्चारित होंगी? कंठ से। कै वर्ग। अब यहाँ कै वर्ग का मतलब केवल कैसे नहीं है, कै वर्ग का मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इसके 5 वर्ण आ जाएंगे इसमें, जैसे कै, खे, गे, घे और ने। इस तरह से इसके 5 वर्ण इसमें शामिल हो जाएंगे। तो पहला क्या आ गया? कै वर्ग। कै वर्ग के साथ साथ इसमें ए, आ। इसके बाद विसर्ग। इस तरह से जो लगाते हो आप, वैसे इनसे है की ध्वनि निकलती है और है, ये इस उच्चारण स्थान में आएंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कै वर्ग। कै वर्ग से तात्पर्य कै, खे, गे, घे, न। 5 वर्ण आ गए इसमें। तो छोटे रूप में लिखने के लिए मैंने पूरा कै वर्णों को नहीं लिख करके डायरेक्ट लिख दिया कै वर्ग। इसके बाद ए, आ, विसर्ग और है। अगला आता है तालव्य। तालु, ये तालव्य होता कहाँ है? जिह्वा के ऊपर। वैसे देखते हैं तो तालव्य के 2 भाग किए हैं, एक मृदु, दूसरा कठोर।
कठोर तालु कहाँ होता है? बिल्कुल आप दांतों की जड़ों में जाइए। दांतों की जड़ें जहां से स्टार्ट होती हैं, आप अपनी जिह्वा को घुमा के या फिरा के देख सकते हो, वहां आपको थोड़ा सा खुरदरापन महसूस होगा। तो इसीलिए वो खुरदरापन होता है, वहां उसे कठोर तालु नाम दिया है। और उसके ऊपर जैसे ही आप जाओगे थोड़ा सा, तो वहां मृदु तालु होता है, जो बहुत ही मुलायम या चिकना होता है। तो आप खुद देख के इसे आप महसूस कर सकते हो और प्रमाण के आधार पर सिद्ध भी कर सकते हो। तो तालव्य वर्ण की बात कर रहे हैं, तो तालव्य में आएंगे हम च वर्ग, यहां आ जाएगा हमारा च वर्ग। च वर्ग के साथ साथ हमारी ई आ जाएंगी दोनों ही। ये आ जाएगा श शलगम आ जाएगा। इन वर्णों का उच्चारण तालव्य से होता है, यानी तालु से। और तालु के कितने भेद किए हैं? 2, एक कठोर, दूसरा मृदु। अगला हमारा उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब है यहाँ जब हमारी जिह्वा, हम इनको बोलते उच्चारण करते हैं तो ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे घूम करके। तो जो ऊपर है कंठ, तालु से भी ऊपर का जो भाग है उसे कहते हैं मूर्धा। तो इसके अंदर जो ध्वनियां आएंगी हमारी, उनका हम वर्गीकरण करते हैं। ट वर्ग, मैं बार बार आपको एक बात बोल रही हूँ, यहाँ ट से मतलब अकेले ट से नहीं है, उसके साथ आने वाली 5 ध्वनियों से है। ट वर्ग, इसके बाद रे ऋषि, रे रस्सी, से षटकोण। तो मूर्धन्य का मतलब जब जिह्वा ऊपर जाती है, घूम के पलट के ऊपर की तरफ जाती है, तालु से भी ऊपर, उसे मूर्धा कहेंगे। अगला आता है दंत। जब इनको बोलेंगे हम, तो बोलते समय हमारी जिह्वा बार बार दांतों से आके टकराएगी। इसके अंदर जो ध्वनियां आएंगी उसमें है ट वर्ग। यहां भी आप देख सकते हो क्रम से चल रहे हैं हम, क वर्ग आया, च वर्ग आया, ट वर्ग आया, तो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। यहां आ गया हमारा ट वर्ग। ट के साथ और कौन कौन सी ध्वनियां इसमें आएंगी? न, से, ले। इस तरह से ट वर्ग में वही आ गए आपके थ थ ध ध न। तो न तो आ ही रहा है, अलग से और आ रहा है, उसमें आ ही रहा है। ये ट वर्ग को भी ले सकते हैं और से और ले को भी। अब बात आती है हमारी ओष्ठ की। ओष्ठ ध्वनियों को जब भी हम बोलेंगे तो बोलते समय हमारे होठ मिलते हैं, बिना उनके मिले आप उन ध्वनियों का उच्चारण कर ही नहीं सकते। अब अगला आएगा हमारा प वर्ग। प वर्ग से मतलब प फ ब भ मैं। इसके बाद आ जाएंगे हमारे ऊ। तो इस तरह से ये हो गया प वर्ग। अब आता है नासिक्य। नासिक्य मुख और नाक दोनों के सहयोग से बोली जाती हैं ये ध्वनियां। तो इनमें हमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे 5 वर्ग यहाँ से चले हैं, इनकी जो अंतिम ध्वनियां आएंगी वो इसमें आपको शामिल कर देनी है। तो इन्हें याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्रम के हिसाब से आप दे सकते हो, अनुस्वार होते हैं ये। तो आप ज्यादा वो करने की वो है ही नहीं आपको। न ले लिया, इसके बाद ये वाला न ले लिया, फिर ट वाला ले लिया, और मैं। तो अंतिम जो है जिन्हें हम अनुस्वार कहते हैं, ये इसमें आते हैं, अनुनासिक। तो ये हो गया आपका नासिक। अब यहाँ तक तो हमने एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों के बारे में जाना, लेकिन अब जो आ रहे हैं उनमें 2-2 उच्चारण स्थान आ रहे हैं एक साथ, जैसे कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ और दंत ओष्ठ। ये जो ध्वनियां आएंगी इसमें, उसमें कंठ और तालु दोनों का सहयोग लेना होगा। तो कंठ तालव्य में ज्यादा नहीं है, बहुत कम ध्वनियां हैं। ए, आई, 2 ही स्वर हैं इसमें।
इनके लिए दोनों का कंठ से चलेंगी, तालु पे आके ए आई। जैसे ही आप बोल के हटोगे आपकी जिब्बे तालु पे जाके लगेगी। दूसरा आता है इसमें कंठोष्ठ, ओ औ। ओ और औ। अब आता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में व। वैसे केवल व को ही मानते हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे भी होते हैं तो अन्य संस्कृत वगैरह में और भी लेते हैं, लेकिन हम केवल व को ही लेंगे यहाँ। और वकारास दंतोष्ठम। तो इस तरह से हमने 9 उच्चारण स्थान पढ़े। इन 9 को एक बार फिर से आप देख लीजिए क्रम से। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और अनुनासिक ध्वनि आ जाएंगी। उसके बाद कंठ तालक, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। अब इनके एक सीधे से उसमें हम देखें याद करने के लिए, तो संस्कृत में इनके सूत्र दिए हुए हैं। उनको एक बार मैं आपको बोल के बता देती हूँ। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। आप कंठ से ही चलोगे और क्रम से बढ़ते जाओगे। इधर आपको ध्यान रखना है, आप जो भी बढ़ रहे हो तो बढ़ते क्रम में ही आगे जा रहे हो। सबसे पहले जैसे क आता है, फिर च आता है, ट आता है, त आता है, ट। और विशेष बात आपको याद रखनी है, जैसे संधियों में च के साथ आप हमेशा श शलभम को ही देखोगे, ट के साथ आप स षटकों को ही देखते हो, और ट के साथ स सलेट को। तो ये भी आसानी रहेगी आपको। जैसे ष्टोत्व संधि होती है, ष्टोत्व होती है, ऐसे ही स्तो स्तुना होती है, तो उससे आप याद कर सकते हो। तो कई सारे वो हैं याद करने के, आपको तार्किक उसके आधार पर आप याद कर लोगे। अब इनकी अगर हम संस्कृत में बात करें सूत्रों की, तो एक ही छोटे से शब्द से आप इन्हें याद कर सकते हो। अकुह विसर्ग मिया नाम कंठ है। अकुह विसर्ग मिया नाम कंठ है। दूसरा इसका सूत्र होता है इचु यसा नाम तालु, यानी दोनों ई आ जाएंगी, च वर्ग आ जाएगा। यहाँ कु से मतलब क वर्ग से, चू से मतलब च वर्ग से। इसी तरह आप आगे याद कर सकते हो इनको। ऋटूर सा नाम मूर्धा, टू का मतलब ट वर्ग से। अगला है ऋतु लसा नाम दंता, तू का मतलब ट वर्ग से। उपु पद्म आनीय मानीय ओष्ठ, प वर्ग हो जाएगा इसमें। इसके बाद एदयितौ, ओदौतौ, बकारास दंत ओष्ठम। इस तरह से अगला जो है उसमें जिब्या मूलम है, जिब्या मूल्यस्य, तो वो हम इसमें नहीं करेंगे शामिल, केवल 9 उच्चारण स्थानों को ही लेंगे। अब अगला आएगा हमारा, यहाँ तक तो हमने किसके आधार पर पढ़ा, उच्चारण के आधार पर। अगला जो हमारा वर्गीकरण है वो करते हैं हम श्वास की मात्रा के आधार पर। किस वर्ण में हम ज्यादा श्वास लेते हैं। जब प्राणवायु लेते हैं तो कई वर्ण ऐसे हैं जिनमें बहुत कम लेते हैं, और कई में हमें उससे दुगनी लेनी पड़ती है। तो अब उसके आधार पर हम अगला वर्गीकरण करेंगे। उच्चारण स्थान के बाद हम आते हैं श्वास की मात्रा के आधार पर। ये बहुत सीधा वर्गीकरण है, हालांकि आपको याद करने में दिक्कत आएगी थोड़े से, लेकिन आपको इस तरह से मैं आपको बताऊंगी एक ट्रिक सी, जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ श्वास से मतलब प्राणवायु लेने से है। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन, जहां आप कम मात्रा लेते हो, कहीं आप अधिक लेते हो। तो इसके आधार पर इसके 2 वर्गीकरण किए गए हैं। कितने? 2। एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। पहला हो गया अल्प प्राण, दूसरा हो गया महाप्राण। 2 भेद हो गए इसके। अब अल्प प्राण में व्यंजनों में वे ध्वनि आएंगी सीधे से, उसमें आप क्रम याद रखना 1 3 5। 1 3 से मतलब कै, गैर और न। अब ये पांचों ही वर्गों की आ जाएंगी, 1 3 5। तो व्यंजनों में प्रथम, तृतीय और पंचम। तो पहले इस पे चल रहे हैं हम।
सबसे पहले तो इसमें हम 1 3 5, इसका मतलब यहाँ किससे हो जाएगा, जैसे कै हो गया, गे हो गया और न हो गया। 3 वर्ण आ गए। केवल यही नहीं है, बाकी के सारे वर्गों के आ जाएंगे। 1 3 5 से मतलब यहाँ इनसे है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 3 5, एक में 3 आ रहे हैं, पांचों के आपको 3 3 लेना है, तो ये 15 हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी बात कौन सी है इसमें ध्यान देने की, सभी स्वर, सभी स्वर मतलब 11 स्वरों की संख्या मैंने आपको बताई थी 11, जिनके आपको भेद भी बताए थे, लघु, दीर्घ और संयुक्त, जिसमें लघु या मूल ध्वनियां 4 थी, दीर्घ में 3 थी और संयुक्त में 4 थी। तो उनका वहां वर्गीकरण आपको बता दिया। सभी स्वर के अलावा एक चीज और आती है इसमें, अंतस्थ। अंतस्थ भी मैंने आपको बताए थे वहां। इन्हें अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये, रे, ले और वे, इस तरह से 4 ध्वनियां हो गई आपकी। ये इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। तो इस तरह से ये तो हो गए आपके अल्प प्राण, यानी इन्हें बोलने के लिए कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें अल्प प्राण नाम दिया गया है। श्वास की मात्रा के आधार पर हमने 2 भेद किए, जिसमें अल्प प्राण में हम याद रखेंगे 1 3 5। 1 3 5 से मतलब जितने भी वर्ग हैं उनका प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण यहाँ आपको लेना है। प्रथम, तृतीय, एक छोड़ के एक कर सकते हो आप इसको, और पंचम। जैसे यहां लिख भी दिया है उदाहरण के लिए, कै, गे, न। अब इसमें हमने 2 को छोड़ दिया है, 4 को छोड़ दिया है और 2 ले लिए हैं। अब अगर आपने इतना याद कर लिया यहां तक अल्प प्राण में, तो इसके बाद जो कुछ बचता है उसे आप कहाँ शामिल कर दोगे, महाप्राण में। तो आपने एक वर्गीकरण को, जैसे अल्प प्राण को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, तो महाप्राण आपको अपने आप याद हो जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। ये तो हो गया हमारा महाप्राण पे। चलते हैं, अल्प प्राण का हो गया। तो महाप्राण में जैसे उसके नाम से ही है, उसे ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है उच्चारण करते समय या बोलते समय। जब उच्चारण करते हैं तो अधिक प्राणवायु लेंगे। यहां हमने किसको लिया था, 1 3 5 को, तो यहां शेष क्या रह गया आपका, 2 4, 2 और 4। इसका मतलब 2 का मतलब, जैसे पहले वर्ग की बात करें तो किस पर आ जाएंगे, ख, दूसरे में घ, इसी तरह च को छोड़ देंगे, उससे अगला ले लेंगे, उसको छोड़ के उससे अगला, इस तरह से आप इनको कर सकते हो। तो यहाँ इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, पांचों की 10 हो जाएंगे। पांचों वर्गों के यहाँ 10 हो जाएगी इनकी संख्या। यहाँ आपको द्वितीय अक्षर और चतुर्थ अक्षर 2 को लेना है। अगला आता है इसमें, और हमने वहां क्या छोड़ा था, अंतस्थ वहां आ गया, स्वर आ गए। हमने वहां छोड़ा था, एक तो किसको छोड़ा था, ऊष्म ध्वनियों को, अंतस्थ को ले लिया, लेकिन ऊष्म हमने छोड़ दी, तो ऊष्म यहाँ शामिल हो जाएंगे आपके। ऊष्म में क्या आता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था, तीनों इसमें से आएंगे आपके, और है को छोड़ देना है। इसके साथ आएगा एक विसर्ग। विसर्ग को भी इसमें इस तरह से इसके लगाते हैं हम। तो ये हो गए हमारे ऊष्म। तो बहुत सीधा सा था इसका वर्गीकरण। एक बार दोबारा से देख लीजिए, अल्प प्राण में जहां हमने लिया 1 3 5 को, वहां महाप्राण में लेंगे हम 2 4 को।
आप पहले एक याद कर लीजिए, या तो आप महाप्राण कर लो या अल्पप्राण, तो आपको दूसरा अपने आप से याद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा श्वास की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। अब हम अगले में चलते हैं, अगले वर्ग